हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री शाखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। तो आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला सेगमेंट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्लीट हो चुका है और जो चैप्टर का सेकेंड सेगमेंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। एक वीडियो लेक्चर बचा है बस। इससे पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटीज़ और फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस। अब जो एक वीडियो लेक्चर जो बचा हुआ है उसमें हम बात करेंगे कोलरॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। बहुत सिंपल पार्ट ये बचा हुआ है इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आता है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो बात कर लेते हैं हम कोलरॉस लॉ की। आप लोग हेडिंग डालेंगे कोलरॉस लॉ। देखो कोलरॉस लॉ क्या है। कोलरॉस लॉ में ये बताया गया, सपोज दैट NaCl को आप डिसॉल्व करते हो पानी में तो कंडक्टेंस NaCl तो करेगा नहीं, NaCl टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। तो कंडक्टेंस किसकी वजह से होगा? Na प्लस की वजह से और Cl माइनस की वजह से। दूसरी बार आपने क्या किया? KCl लिया, तो अब कंडक्टेंस किसकी वजह से होगा? K पॉजिटिव की वजह से और Cl माइनस की वजह से। कोलरॉस लॉ ये कहता है कि अगर डाइल्यूशन इन्फिनाइट है तो फिर इस केस में Cl नेगेटिव आयन की जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो जितनी NaCl वाले सोल्यूशन में होगी उतनी ही KCl वाले सोल्यूशन में भी होगी। बस एक कंडीशन है कि लिमिटिंग कंडक्टिविटीज की बात कर रहे हैं हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो कोलरॉस लॉ कहता है, लिखिएगा, एट infinite dilution each ion makes its definite contribution towards molar and equivalent conductivities irrespective of nature of other ion of the electrolyte। मतलब हर आयन का मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, अगर डाइल्यूशन कैसा है? इन्फिनाइट है, या मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कौन सी है? लिमिटिंग। तो आपने लिखा एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स इट्स डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन। या इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, और करके लिखिएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ cations of cation and anion each multiplied by number of ion present in the electrolyte। मतलब क्या है इसका? सपोज दैट, देखो इन्फिनाइट डाइल्यूशन ही क्यों लिया जाता है? इन्फिनाइट डाइल्यूशन इसलिए लिया जाता है क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों को इक्विवेलेंट ही माना जाता है, बराबर ही माना जाता है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ये मान लिया जाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% डिसोसिएट हो गया। तो ये कोलरॉस लॉ ये कहता है कि जो लैम्डा m होगा NaCl का, कब?
इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, ये होगा लैम्डा m इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Na पॉजिटिव का प्लस लैम्डा m इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Cl नेगेटिव का। थोड़ा सा अगर और इलेबोरेट करें, जैसे कि लैम्डा m अगर बात की जाए Al2SO4 की इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो ये बनेगा जाके लैम्डा m इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Al ट्रिपल पॉजिटिव का। लेकिन Al ट्रिपल पॉजिटिव का नंबर कितना है इस इलेक्ट्रोलाइट में? 2 बार, तो ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लैम्डा m इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सल्फेट आयन का, और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 1 मोल Al2SO4 में 2 मोल Al ट्रिपल पॉजिटिव और 3 मोल इस तरीके से 3 मोल सल्फेट आयन होते हैं। ये तो हमने मोलर कंडक्टेंस के बारे में बताया। अच्छा, अगर हम यहीं पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लें, जैसे लैम्डा m इन्फिनाइट लैम्डा E इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Na पॉजिटिव का लें, NaCl का लें, तो ये हो जाएगा लैम्डा E इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Na प्लस का प्लस लैम्डा E इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Cl माइनस का। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे अगर लैम्डा E इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Al2SO4, बेटा ये यहाँ पर थोड़ा सा सही करिएगा, SO4 होल थ्राइस होता है इस तरीके से। Al2SO4 होल थ्राइस का अगर हम लेंगे तो ध्यान दें, जब मोलर कंडक्टेंस लेते थे तो ये 2 बार था तो 2 से मल्टीप्लाई की, ये 3 बार था तो 3 से मल्टीप्लाई की, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करनी होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, मोलर कंडक्टेंस को n से डिवाइड करके निकालते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा E इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Al ट्रिपल पॉजिटिव का सिंपल ऐसे ही लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस लैम्डा E इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सल्फेट आयन का। और अगर कहीं इसको हम रिलेट कराएं मोलर कंडक्टेंस से, जैसे मान लो हमने लैम्डा E इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Al2SO4 होल थ्राइस का लिया, और यहां पर हम ले रहे हैं इसका लैम्डा m, किसका? Al ट्रिपल पॉजिटिव का। तो ले लिया हमने लैम्डा m, और लेना क्या था हमें? इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट लैम्डा m को n से डिवाइड करके निकाला जाता है। n का मतलब क्या होता है? चार्ज। तो यहां पर 1/3 आ जाएगा। अगर हम यहां इक्विवेलेंट ले रहे हैं और यहां पर इनकी मोलर कंडक्टेंस ले रहे हैं, लेना क्या चाहिए थी हमें? इक्विवेलेंट। तो मोलर को इक्विवेलेंट में बदलने के लिए चार्ज से यानी n से डिवाइड करना होता है, प्लस यहां पर 1/2 इंटू लैम्डा m इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे आ जाएगा SO4 माइनस का। ये वाला पार्ट हो सकता है थोड़ा सा आपको ये 2 इक्वेशंस परेशान करें, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ आयंस लिया जाता है, वहां पर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस नहीं करना होता है इस इक्वेशन में। और दूसरी बात, जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जगह मोलर कंडक्टेंस रखेंगे तो मोलर को इक्विवेलेंट में बदलने के लिए हमें n से डिवाइड करना होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर आयन की निकालनी हो तो मोलर कंडक्टेंस को हम चार्ज से डिवाइड करते हैं। तो ये है कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, इन एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो अगली हेडिंग जो हमारी होगी वो होगी एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ, और पहला एप्लीकेशन हम लिखेंगे, लिखिएगा पहला एप्लीकेशन, इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। देखिए, याद कीजिए, हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखा था मोलर कंडक्टिविटी पे, तो याद करिए
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ ऐसे आया करता था, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन था, बाद में ये ऐसे हो गया था। और जब हम इसकी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करते थे तो इसी को हमने कहा था लैम्डा एम लिमिटिंग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम निकाल सकते थे बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। लेकिन जब यही निकालना पड़े हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट कैन नॉट बी फाइंड बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो आपने जो एप्लीकेशन लिखा है पहली एप्लीकेशन में आपने लिखा है इन द कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो उसमें डैश लगा के लिखिएगा, लिखें मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, but it is not possible for weak electrolytes. Full stop के बाद for weak electrolytes it can be calculated by using Kohlross law. देखो कैसे। Suppose that हमें लैम्डा एम मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये दी हुई है, लैम्डा 1 है, ये गिवन है। हमें लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे CH3 COONA एसिटिक सोडियम एसिटेट है, ये भी दी गई है लैम्डा 2। कैसे भाई, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दोनों, इसको निकाल लिया गया होगा। कैसे? बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट हमें दिया गया है लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ऑफ NaCl, ये लैम्डा 3 है, ये भी गिवन है। और हमसे कहा है लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे CH3 COOH मतलब एसिटिक एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो अगर हम इक्वेशंस की फॉर्म में इनको लिखें, इक्वेशन नंबर 1 अगर हम ये लिख दें, लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे HCl का होता है लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Cl माइनस। ऐसा हमें किसने बताया? ऐसा हमें बताया कोलरॉस लॉ ने, तभी तो हम ये कर पा रहे हैं। नंबर 2 लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम एसिटेट, ये हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Na पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर 3 लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे NaCl का, ये हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Cl माइनस। और फोर्थ इक्वेशन जिसका हमें फाइंड करना है लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे CH3 COOH, ये होगा लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे H पॉजिटिव। तो हमें ये बेसिकली फाइंड करना है। पहले हम राइट हैंड साइड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इन 3 इक्वेशंस का दिया गया है, इन 3 इक्वेशंस को यूज करके हम इसको फाइंड अगर करना चाहें, देखो ध्यान से, अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो ये फाइंड करने के लिए एक तो ये होना चाहिए और
ये होना चाहिए। तो इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा जो हमें चाहिए था। इनको जोड़ने से ये और ये आया, एक्स्ट्रा ये आया, तो इसको माइनस कर देंगे। तो देखिएगा, फ्रॉम राइट हैंड साइड्स 1 + 2 - 3 = 4 आ रहा है फॉर राइट हैंड साइड्स। अगर राइट हैंड साइड्स के लिए ये आ रहा है, 1 और 2 को जोड़ दें और 3 को हम माइनस कर दें तो क्या मिल रहा है, 4 मिल रही है इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज 1, देन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड्स हम ये कह सकते हैं 1 को जोड़ा गया था λm इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HCl, 2 को जोड़ा गया था λm इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3 COONA, माइनस किया गया λm इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 4 के। 4 का मतलब λm इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसका, λm इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COOH का। ये इक्वल हो जाएगा, यहां पर इक्वल का निशान लगा हुआ है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड्स को लिया, इनको ऐड किया, इसको 1 और 2 को, तो ये और ये मिल गए जो चाहिए थे 4 के लिए। ये एक्स्ट्रा आए तो इसको माइनस कर दिया, कुल मिला के इसको ऐड किया, इसको माइनस किया तो ये मिल गया। राइट हैंड साइड से 1 + 2 - 3 करने पर 4 मिला, तो इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड्स के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। दैट इज ये चीज क्या है, λ4 जो कि निकालनी थी = ये λ1 है प्लस λ2 है माइनस λ3 है, और ये चीज़ें हमें दी गई हैं। तो इस तरीके से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कोलरॉस लॉ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, आराम से यहाँ से किए जा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, हम और एप्लीकेशंस बताते हैं और फिर आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। देखिए सेकेंड एप्लीकेशन है, आप लोग लिखेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोला, इन द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। जो भी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, अगर उस पर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, λm एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड करेंगे λm एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये कैसे निकाली जाएगी, ये कोलरॉस लॉ से निकाली जाती है, तो इसीलिए ये कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन में आता है। या अगर आप मोलर कंडक्टिविटीज़ ना लेकर के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट
इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यहां से निकाल सकते हैं। ये दूसरा एप्लीकेशन है। और तीसरा एप्लीकेशन लिखेंगे, लिखिएगा, इन द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम का पोर्शन जुड़ा हुआ है। इन द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप याद करो, अगर हम ये CH3COOH लेते हैं तो ये ऐसे टूटता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, एक्वस। अब होता क्या है, जब टाइम 0 होता है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C मानी जाती है। ये 11th क्लास का है बेटा, अगर नहीं ये समझ में आ पा रहा है सही से तो आप 11th क्लास का मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा आयनिक इक्विलिब्रियम का, शुरुआत में ही मिल जाएगा। C1 माइनस अल्फा होता है, ये C अल्फा और C अल्फा बनता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को यहाँ Ka से दिखाएंगे, चूंकि ये एसिड है इसलिए A लिया गया है Ka। इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएगी, C अल्फा इंटू C अल्फा, नीचे आएगा एसिटिक एसिड C1 माइनस अल्फा। ये एक C कैंसिल होने के बाद Ka कितना बनता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये होता है फार्मूला। लेकिन करते क्या हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 1 से बहुत कम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेते हैं। तो जो Ka होता है ऐसे केस में देन Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर ही हो जाता है। तो अल्फा कहाँ से पता लगा हमें, कोलरॉस लॉ से। इसीलिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं कोलरॉस लॉ को यूज करके। ये भी एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी कुछ और एप्लीकेशंस हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट निकालने में, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट निकालने में। इससे क्वेश्चंस ना तो एकेडमिक्स में आते हैं और ना ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो बेकार हो जाएगा हमारे लिए बिल्कुल। अब बारी है कि हम इसके कुछ 1-2 क्वेश्चंस लगा लें, और जिससे क्या होगा, क्वेश्चंस लगाने से हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे और ये चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन इस तरीके से है, हमने एक ही क्वेश्चन में तीनों पार्ट्स को इन्वॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन में आप लिखेंगे इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ KCl, HCl एंड CH3COOK आर 130.1, 379.4 and 95.6 Simon centimeter square per mole respectively, then calculate, क्वेश्चन का पहला पार्ट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में लिखिएगा इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻³ मोलर एसिटिक एसिड इज 48.5 Simon centimeter square per mole, then find degree of dissociation of acetic acid at
दिस कॉन्सेंट्रेशन, और आखिरी है फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एट दिस कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी एट दिस टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर हो। देखिएगा इन तीन की मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, इसकी निकालनी है। जरा आप डायरेक्टली किया करें इसको। हमने सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये सब ये क्वेश्चन का पार्ट है, सॉरी फर्स्ट वाला भी है, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो इन तीन इक्वेशंस को हम वैसे ही चाहें तो इलेबोरेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इलेबोरेटेड फॉर्म में। अब सोचिए आपको क्या लाना है, एसीटेट आयन लाना है और H+ लाना है। तो एसीटेट आयन यहाँ से आएगा और H+ यहाँ से आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में कम से कम इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 2 3, इन तीन इक्वेशंस को लिखेंगे और इसको हम मान लेंगे। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, वो अलग बात है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, इसको हम मान लेंगे फोर्थ। तो मतलब हमें इन तीन की हेल्प से इस फोर्थ को बनाना है। तो एसीटेट आयन आएगा यहाँ से और H+ आएगा यहाँ से, तो ये पक्का हो गया। 2 और 3 को ऐड करना पड़ेगा। जब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो H+ और एसीटेट आयन आ जाएगा, एक्स्ट्रा क्या आएगा, K+ और Cl-। तो हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। तो सीधी सी बात हो गई। फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, लैम्डा m एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COOH, ये होगा लैम्डा m इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, इसको ले लो आप पहले, CH3COOK प्लस लैम्डा m इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे HCl को ले लीजिए, माइनस लैम्डा m इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे KCl को ले लीजिए। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपको 95.6 प्लस 379.4 माइनस 130.1 है। इसको पहले ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10, 9 और 5 14 और 1 15 बनेगा जा करके, 1 7 और 9 16 17 बनेगा, 3 और 1 4 475 माइनस 130.1। अगर इसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 से 1 जाएगा, 9 4, ये 4 आएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। अब ये बचा 7, 7 से 3 फिर 4 बचेगा और 4 से 1 3, 344.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपसे कहा गया है जो भी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ मोलर है, उस पर जो दिया गया है मोलर कंडक्टेंस वो 48.5 है। तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताएं। चलिए इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू 48.5 है और नीचे आएगा 344.9, ये वैल्यू लगभग आती है 0.14। तो ये इस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया। थर्ड पार्ट में आपको बताना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो अभी अभी हमने ड्राइव कराया था, आप चाहें तो वो पूरा लिख लें फिर से और डायरेक्टली आप K निकाल दें, क्या होगा, C∝²। C मतलब कंसंट्रेशन जो कि 10⁻³ है और अल्फा की वैल्यू 0.14 है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने कोलरॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस को भी ख़त्म कर लिया। आपको मैं ध्यान दिलाता हूँ बेटा, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल मतलब इसकी जानकारी ली थी और साथ में हमने सेल को रिप्रेजेंट करना सीखा था, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पढ़ा था। दूसरे में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ा था और
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, इनकी इंफॉर्मेशन ली थी। थर्ड में मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था। फोर्थ और फिफ्थ वीडियो लेक्चर्स में नंस्ट इक्वेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे। सिक्स्थ में हमने कॉमर्शियल बैटरीज, कॉमर्शियल सेल्स और कोरोजन रस्टिंग ये सब पढ़ी है। सेवन्थ वीडियो लेक्चर में आएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एट्थ में होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें फैराडे लॉज भी होंगे। नाइन्थ में कंडक्टेंस, वो सब कंडक्टिविटीज़ हैं, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी से रिलेशन। और टेंथ वीडियो लेक्चर जो कि आखिरी ये वाला है, इसमें हम लोग कोलरॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस। तो चैप्टर को थॉरोली पढ़िए, पूरी थ्योरी आपको दी गई है। अब आपके हाथ में है कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, हर तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। डाउट्स हों तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर नहीं अगर पता है तो आप लिख सकते हैं। और प्रमोट करने के लिए, ऐसे ही मैं एजुकेट करता रहूं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में बताइए, सजेशंस दीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।